वो अपनी तरह से तो आपको समझा देंगे कि क्या किया, कैसे किया। बट ग्रेजुअल जो शिफ्ट बच्चों आपने देखा है कि कई आईआईटीएंस भी अब आकर के ऑप्शंस हैं एग्रीकल्चर में। कर्नाटक का दत्ता मैडम, टीकेसी का एग्रीकल्चर एक सेक्टर नहीं है। एग्रीकल्चर इज नॉट ए सेक्टर, इट इज हाफ ऑफ द इकोनॉमी। 2/3 जो हमारी जनता है उसकी जीविका का है। 52% जो अपॉर्चुनिटी जॉब है वो एग्रीकल्चर से आता है। हम कहते हैं जो एग्रीकल्चर में पढ़ाते हैं कि हमारा जो जीडीपी में शेयर है एग्रीकल्चर का 17%। 17 नहीं है, 30 भी नहीं है, 40 भी नहीं है। ये जो है हम बात करते हैं, जो डायरेक्ट की बात करते हैं, इफ यू टेक इनटू कंसीडरेशन द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ड्राइव फ्रॉम एग्रीकल्चर, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इज 46%। इट इज नॉट ए सेक्टर। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ट्रांसपोर्ट नहीं है, इट इज हाफ ऑफ द इकोनॉमी। और जो ये आज कार्यक्रम हो रहा है, मैं मैडम आपके प्रयासों को, आपकी टीम के प्रयासों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने उनको मुखोन्मुख करते हुए कार्यक्रम किया है जिनको करने की आवश्यकता है। मैडम कविता ने भी कहा हर चीज हम त्याग सकते हैं। 2008 में वर्ल्ड में रिसेशन आया था, लोगों ने अपनी गाड़ियां यूरोपियन कंट्रीज में अपनी गाड़ियां शीशों पे जाके छोड़ दी, टेलीफोन टेलीविजन उन्होंने फेंक दिए थे, मेंटेन करने की हालत में नहीं थी, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी थी वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की। हमारे कंट्री में 2008 में भी उस रिसेशन का हमें अंतर नहीं पड़ा था, और उसका कारण था हम फूड सिक्योरिटी हमारे देश में थी। और चीजों को छोड़ सकते थे लेकिन फूड हमारे पास अवेलेबल थी। अमेरिका में क्या है 2.5% एग्रीकल्चर, जापान में क्या है 2.5% एग्रीकल्चर है, लेकिन हमारे यहाँ 2/3 मेजॉरिटी एग्रीकल्चर पर। निरंतर 5 जो है कृषि मेले में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और इस अवसर पर मैं अपने पुराने साथी और इस समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर जेपी शर्मा साहब, जो कि पूर्व कुलपति रहे हैं शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर से, उनका अपनी तरफ से और संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने अपने कार्यकाल में जम्मू कश्मीर के दो विश्वविद्यालयों में कुलपति की जिम्मेदारी संभाली है। मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर में कुलपति की जिम्मेदारी संभालना कितना कठिन काम है, क्योंकि मेरे एक सीनियर 6 वर्षों तक वहां कुलपति रहे। विद्यालय परिवार की ओर से हमारी पूर्व कुल सचिव तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती कविता पाठक जी का भी इस समागम में स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ DCDFT बैठे, हमारा जो दुग्ध उत्पादन है वो 221 मिलियन टन, हमारा मीट उत्पादन 9.29 मिलियन टन, हमारा अंडा उत्पादन 129.3 मिलियन टन। इन सब में हम विश्व में एकदम प्रथम चल रहे हैं। ऊन का उत्पादन भी हमारा बढ़ा है, 33.13 हजार टन ऊन हम लोग उत्पादन कर रहे हैं। मछली साहब बैठे हुए हैं यहाँ, मछली के 174 लाख टन का उत्पादन के लक्ष्य पर हम पहुंच गए। और अगर गन्ने को देखें तो ब्राजील बहुत कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक हमको पिछाड़ नहीं पाया, और गन्ने के उत्पादन में
आज भी हम विश्व में प्रथम। हमने हरित क्रांति देखी है, हमने पीली क्रांति देखी है, हमने श्वेत क्रांति देखी है, हमने नीली क्रांति देखी है, और अब हम इंद्रधनुषी क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। सर, मौसम की अनिश्चितता है, मृदा स्वास्थ्य में गिरावट आई है, भूमंडलीय तापक्रम में फर्क पड़ने लगा है, नवीन कीट और व्याधियां हमारे फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम 330 मिलियन टन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके तो इसका मतलब है कि हमारी जो कृषि की प्रगति है वो प्रभावशाली रही है। ये महाराणा प्रताप सिविल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आज एक दिवसीय एग्रीकल्चर का एजुकेशन फेयर लगा हुआ है और इसमें करीब 20 स्कूल्स के 300 छात्र हैं जो 10वीं 11वीं 12वीं कक्षाओं के हैं और उन्होंने इस स्टेज पे ये डिसाइड करना है कि आगे जाके उन्हें कौन से डिसिप्लिन में जीना। माननीय तिरुपति महोदय जो इस विश्वविद्यालय के हैं, उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसी स्टेज है जब ये माइंड सेट किया जा सकता है और एग्रीकल्चर एक ऐसा विषय है, एक सेक्टर नहीं है, हाफ ऑफ द इकोनॉमी है। हमारे लगभग 60% लोग इस पर निर्भर करते हैं, 40% इसका शेयर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जीडीपी में, 52% एम्प्लॉयमेंट इससे आता है और ये उभरता हुआ क्षेत्र है, इसमें कभी कोई कमी नहीं होने वाली है, आगे ही बढ़ना है। इस चीज़ को बताने के लिए और ये बताने के लिए कि कौन कौन से डिसिप्लिन हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कृषि है फसल उगाना है, टेक्नोलॉजी की बात करें, अंडरग्राउंड वाटर की करें, क्लाइमेट चेंज की करें, इतने सारे डिसिप्लिन हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये ऐसे विषय इसमें आ गए हैं। तो इन बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या संभावनाएँ एजुकेशन की हैं। दूसरा विषय था कि ये एजुकेशन शिक्षा प्रणाली क्या है एग्रीकल्चर में, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें करीब जो 75 इंस्टीट्यूट हैं एग्रीकल्चर की, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जनरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन IITs हैं, IIMs हैं, यहाँ तक कि और सारे जो संस्थाएं हैं वहाँ पर भी एग्रीकल्चर का एजुकेशन होता है। फिर ये इस पर चर्चा हो रही है बच्चों के लिए कि यदि ये एग्रीकल्चर के डिफरेंट डिसिप्लिन से हम शिक्षा लेंगे तो उसमें जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो उसमें सबसे बड़ी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम में है। जैसे 113 हमारी ICAR के इंस्टीट्यूट हैं, 75 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर का एक विभाग होता है, उसमें 10-11 अफसर होते हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इसके अलावा जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसमें एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी संभावना है। इस तरह से जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, चाहे वो नाबार्ड हो, इनको हो, SFSC हो, हैफेड हो, नेफेड हो, इनमें बहुत बड़ी संभावना है। आपका जो इंडस्ट्री है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, मशीनरी है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, फर्टिलाइज़र है, उसमें बहुत बड़ी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दूसरा हमने इसमें ये बताया है, ये तो हो गया संस्थागत जो अपॉर्चुनिटीज़ है एम्प्लॉयमेंट की। दूसरा है कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं वो एग्रीकल्चर में बहुत उभर के आ रही हैं आने वाले समय में और अभी भी उसमें बहुत बड़ी संभावना है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ हो रही है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं सिर्फ 8%, 92% अपॉर्चुनिटीज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो जो इसके लिए हमें जो इस बच्चों में स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है और देश में यही प्रयास किया जा रहा है, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये भी बताया जा रहा है कि यदि अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कुछ करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो संस्थागत सहायता आपको कहाँ से मिल सकती है। अभी आफ्टरनून के सेशन में विभिन्न जो क्षेत्र हैं जैसे एग्रीकल्चर है, उसमें सीड प्रोडक्शन से लेके प्लांटिंग मटेरियल से लेके फिशरी से लेके डेयरी से लेके पोल्ट्री से लेके बी कीपिंग से लेके कौन सी प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन से लेके मार्केटिंग में क्या क्या संभावना है जिसमें बच्चे अपना व्यवसाय चालू कर सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरे क्षेत्र हैं उनमें क्या क्या वो संभावना है। अभी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है,
उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, उसमें बहुत सारी स्कीम्स है, उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन सब विषयों पर और जो ऐसे एग्ज़ाम्पल्स भी यहाँ यहाँ के जो बच्चे यहाँ से पास आउट होके गए हैं, उनको भी बुलाया गया है कि जिन्होंने शिक्षा लेके अपना व्यवसाय शुरू किया है। और कुछ तो ऐसे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप बना रहे हैं। उन्होंने एग्रीकल्चर से एजुकेशन की, लेकिन उन्होंने अपना व्यवसाय किया, क्योंकि आज ज़रूरत जो है जॉब सीकर से भी ज़्यादा जॉब प्रोवाइडर की है। तो उसमें जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो भी वोकेशनल एजुकेशन पे जोर दे रही है, जो कि हमारे यहाँ बहुत कम है। तो हमको लगता है कि ये एक सीरीज़ चलेगी, उसमें कुछ सक्सेस स्टोरीज़ भी बच्चों को दी गई हैं जो एग्रीकल्चर से किए गए हैं, और ये सीरीज़ चलेगी। आज 300 बच्चे आए हैं। अगले जो कार्यक्रम होगा, यहाँ पे डायरेक्टर SCRTV आई हुई हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर ये बच्चे बुलाए गए हैं। तो मैं वाइस चांसलर साहब को सजेस्ट भी किया हूँ कि एक तो आप सम्मेलन करिए ऐसे एंटरप्रेन्योर्स का जिन्होंने एग्रीकल्चर पढ़ के एक तरह के अपने उद्यम लगाए हैं, और एक फार्मर्स के लिए भी करिए जो इनोवेटिव फार्मर्स हैं। आज की डेट में वो फार्मर नहीं बचा, वो साइंटिस्ट से भी ज़्यादा जानता है। और 1 साल में 2 साल पहले तो 12 किसानों को पद्मश्री से अवार्ड दिया गया था। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको भी बुलाइए, जिससे यहाँ के किसानों को भी उससे फ़ायदा हो। मुझे लगता है इस तरह का कार्यक्रम चलते रहेंगे तो एक ऐसी लहर आएगी, हमारे जो विद्यार्थी हैं वो बहुत मोटिवेट होंगे, और एग्रीकल्चर जो उभरता हुआ क्षेत्र है, कोई भी सेक्टर जो है दम तोड़ सकता है। हमने कोरोना में देखा कि -23% ग्रोथ थी कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट में, लेकिन एग्रीकल्चर ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें 3.4% पॉजिटिव ग्रोथ थी, और इसका ग्राफ बढ़ने वाला है। हम बच्चों से आशा करते हैं आने वाले समय में इस प्रोफेशन को अपनाएंगे। कृषि मेले में हम लोगों ने विशेष रूप से उन लोगों को ध्यान में रखा है जो बच्चे अभी कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, और उनका किस तरह से कृषि के प्रति रुझान हो, कैसे जागरूकता बढ़े, कैसे अभिरुचि बढ़े, इस बात पर हम लोगों का विशेष ध्यान रहा है। तो हम लोगों ने कई एक्सपर्ट्स को बुलाया, और आज के मुख्य अतिथि हमारे JP शर्मा साहब जो पुराने कुलपति हैं जम्मू कश्मीर के, तो वो भी यहाँ पधारे हैं, क्योंकि एक एक्सटेंशन के आदमी है, उनसे अच्छा कोई वक्ता हो नहीं सकता था, तो मैंने यहाँ पर बुलाया है। इसके साथ साथ हमारे जो पूरे रजिस्ट्रार थी जो इस समय पूरा ये एजुकेशन को देख रही है सेकेंडरी लेवल पर, उनको भी मैंने यहाँ पर आमंत्रित किया था। तो उन्होंने भी बच्चों को ये बातें बताई कि कैसे कृषि के क्षेत्र में हम लोग को आगे बढ़ना है, कृषि में कैसे नवाचारों का फ़ायदा उठाना है, किस तरह से किसान की आय बढ़ानी है, इस तरह से कृषि को एक ऐसा छोटा व्यवसाय नहीं करना है, उसे रेप्यूटेड और व्यवसाय के रूप में प्रतिष्ठापित करना है। तो इन सब चीज़ों का भी 4 सत्रों में चर्चा होगी, और मुझे आशा है कि जो हमारे इस राजस्थान की जो छात्राएँ वो कृषि के क्षेत्र में अब एजुकेशन लेने के लिए आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।